हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि यूपीपीसीएल जेई की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। वैकेंसी आपकी 200 के आसपास है, जो कि जेई इलेक्ट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ सीटें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हैं तो 200 प्लस हो जा रही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें तो अराउंड 200 सीटें आपकी आपकी मतलब जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी आउट हो गई है और इसका फॉर्म जो है वो दिसंबर में आपसे फिल करवा लिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट रखी गई है वो फरवरी में रखी गई है, फर्स्ट वीक, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी रखी गई है। आपने देखा होगा नोटिस, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट रखा गया है। मे भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आप यही मान के चलो कि आपकी फर्स्ट वीक फरवरी में पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अब क्या बचे हैं, कितना बचा है आप देखो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ, लगभग, वो भी मैं 3 मंथ पूरे नहीं, 3 मंथ के अराउंड बचा है आपके पास। 2 मंथ 20 डेज अराउंड आप ले सकते हो। ठीक है, अब इस 3 मंथ में आपको प्रिपरेशन करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यूपीपीसीएल में जो मतलब कंपटीशन होता है वो बहुत ही टफ होता है। तो अब आपको देखो किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे हम कैसे करें इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सिलेबस आपको पता है कि नेटवर्क थ्योरी है, पावर सिस्टम है। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी ऑफ पावर सिस्टम है, मशीन है। मशीन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे क्वेश्चन होता है। पावर सिस्टम में पावर प्लांट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से। यूटिलाइजेशन को अलग कर दें तो चलो यूटिलाइजेशन एक अलग मान लेते हैं, बुक है हमारे लिए, तो यूटिलाइजेशन से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली जो हमारे पास मतलब कि क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास आता है नेटवर्क थ्योरी से, फिर मशीन से, पावर सिस्टम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ इंक्लूड है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। मेज़रमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, मेज़रमेंट से अगर देखें तो यूटिलाइजेशन से इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होगा, हर एक चीज़ आपको पता होगी कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि आपको प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। जैसे देखिए नेटवर्क थ्योरी में जैसे सर्किट के क्वेश्चन जो आते हैं, उसकी नॉलेज तो है आपको, आपने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको नॉलेज तो है ही आपके पास, ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हैं, पढ़े हो आप, तो आपको करना है प्रैक्टिस सर्किट पे। देखिए, स्टार्टिंग आप यहीं प्रैक्टिस कीजिए सर्किट थ्योरी पर। सबसे पहले सर्किट के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एकदम मतलब रैंडमली कोई भी बुक उठाओ, कोई भी जहाँ से भी आपको मतलब सर्किट क्वेश्चन मिलते हैं उसको सॉल्व करो। चाहे आसान हो, चाहे कठिन हो, चाहे जैसा हो, ऐसा नहीं कठिन कठिन ही सॉल्व करो। भाई एग्ज़ाम में आसान क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन थोड़ा सा बस कंसेप्ट को चेंज कर देते हैं जिससे आपको टफ लगने लगता है। तो इसलिए जितना आसान क्वेश्चन मिले, टफ क्वेश्चन मिले, सब कुछ ठीक है। जिससे कोई भी सर्किट हो उसमें करंट निकालो, वोल्टेज निकालो, पावर निकालो, हर एक एलिमेंट के पास सब कुछ आप निकालो। ठीक है, जिससे आपका सर्किट थ्योरी थोड़ा सा मतलब मजबूत हो जाए। अगर क्वेश्चन वहाँ से आए तो फिर छूटना नहीं चाहिए। बाकी बेसिक कंसेप्ट में, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपका जैसे कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स की उनकी खोज किसने की, उस पर कितना मतलब कि मास कितना होता है, ये सब चीज़ें जो है ये तो आपको याद करना है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होगा, आप उस तरीके से किए होंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मेन फोकस यहाँ पे है कि आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तब तो अभी आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर आपने पहले से 1 या 2 साल से प्रिपरेशन किया है तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, आपको सब कुछ पता है, प्रैक्टिस आपको करना है। क्योंकि आसान क्वेश्चन देख के आप छोड़ के चले जाते हो, आप कहते हैं नहीं यार ये तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं तो कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको प्रैक्टिस हर एक आसान से आसान क्वेश्चन की, कठिन से कठिन क्वेश्चन की करनी है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडरेट लेवल वाले। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी में आपका हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है बेसिक में मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट से बहुत क्वेश्चन आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में। मैग्नेटिक सर्किट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट में सबसे पहले सबकी यूनिट आपको, देखिए मैं ये नहीं कहता सबकी यूनिट, अब आपको आज से ही सब कुछ नोट डाउन करना है। सबकी यूनिट
रखना है लिख के हर एक चीज़, जैसे कि मतलब कि रिलक्टेंस की क्या यूनिट होती है, फ्लक्स की क्या यूनिट होती है, मतलब कि कंडक्ट जो भी जितने भी इसमें आते हैं, परमियंस की क्या यूनिट होती है, इलेक्टिविटी की क्या यूनिट होती है, जितने भी मतलब कि टर्म आते हैं, फ्लक्स का क्या होता है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की क्या यूनिट होती है, जितने भी टर्म्स आते हैं आपकी मैग्नेटिक सर्किट में, आप एक बार बुक उठाइए, सब टर्म्स आपने या फिर आपने नोट बनाया होगा तो सब टर्म आप लिखे होंगे, तो उनका जो मतलब कि यूनिट है ना उसको एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में थोड़ा सा आसानी हो। अभी देखिए इस मंथ में आप इतनी चीज़ें तो कर ही लीजिए जो मेन है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मतलब कि फॉर्मूला है मैग्नेटिक सर्किट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत है, फॉर्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है, तो सबका फॉर्मूला भी आपको एकदम एक साइड एकदम सेपरेट लिखना, हर एक चीज़ का फॉर्मूला, जितने भी टर्म है ना सबका फॉर्मूला अलग लिख लीजिए। मैं नहीं कहता कि यार देखो आसान है, आपको याद है, याद तो होता ही है ना भाई, एग्ज़ाम में दिक्कत होती है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस से पीछे मत हटो यार, आ रहा है ना फिर भी आप प्रैक्टिस करो, आप उस चीज़ को इतना मतलब कि इतना अच्छा बना लो कि एग्ज़ाम में आपको देखते ही लगे कि हाँ ये वाला तो मैंने पढ़ा यार, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूला आप सबसे पहले अलग कीजिए। उसके बाद देखिए आपका जो मैग्नेटिक सर्किट है ना वहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब कि जो मटेरियल को डिवाइड किया गया है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इन सब का ना एक अलग अलग अपना ये पैरामैग्नेटिक, डाया, फेरो, इन सब का एक अलग चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, और इनको आप लिख लीजिएगा। लिख क्या लीजिए, आप लिखे ही होंगे, चार्ट बना के ही लिखे होंगे इससे पहले भी, तो आप इसको ना एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, हर एक मतलब कि इसमें जो जो मटेरियल्स होते हैं कि पैरामैग्नेटिक में कौन सा एग्जाम्पल के रूप में, डाया में कौन सा एग्जाम्पल के रूप में, फेरो में कौन सा एग्जाम्पल के रूप में, इन सबको ना अच्छे से एकदम प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम लास्ट के जो 1 मंथ बाद आपके पास बचेंगे ना, तो उसमें आपको ये एडवांटेज बहुत दे जाएगा। और मेरी मानिए अगर आप इतना किए रहोगे ना, लास्ट टाइम आपको बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई मैग्नेटिक सर्किट की बात, कितनी चीज़ें आपको करना है। फिर उसके बाद आप आएंगे एसी फंडामेंटल पे, एसी सर्किट की क्वेश्चन, जो कि एसी सर्किट के भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसी सर्किट से बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखें एसी सर्किट में सबसे पहले तो फॉर्मूला ही है बहुत से कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू, इन सब चीज़ें के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको याद होंगी, मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है, ये सब चीज़ें याद होंगी। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है ये ध्यान से देखिएगा कि जब आपको वेव बना के दे देता है कि इस वेव के लिए क्या होगा, इस वेव के लिए क्या होगा, इस वेव के लिए क्या होगा, फिर दिक्कतें होती हैं। तो मेरी मानिएगा कि हर वेव के लिए क्या होगा कि अलग अलग होता है, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सब मतलब हर वेव के लिए कि कोई साइनोसाइडल वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फिर स्क्वायर वेव है, ट्रेंगुलर वेव है, सबके लिए हम अलग अलग निकालते हैं। तो सबके लिए एक काम कीजिएगा ना कि आप अलग अलग लिख लीजिएगा पहले ही, क्योंकि अभी इस टाइम आप क्या करोगे, ये सब काम अपना निपटा लो, इधर जो भी 15-20 दिन आपके पास बचे हैं इस मंथ में, इस काम को आप निपटा लो, ताकि आपको लास्ट टाइम बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है इन सब चीज़ों से। क्योंकि आप लिखोगे तो आपको याद भी तो होगा, ऐसा थोड़ी ना कि लिखोगे तो याद नहीं होगा कुछ चीज़ें, आप कुछ मन से तो भी लिखोगे ना भाई साहब। तो इतनी चीज़ें आप कर लो, ये चीज़ आपका हो जाएगा ना, इतनी हो गई। बाकी देखिए एसी सर्किट में फिर कुछ आगे बढ़ेंगे तो 3 फेज आपका आता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन आता है। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन बहुत टफ नहीं है, इसका कन्वर्जन एक बार देख लीजिएगा कि स्टार से डेल्टा में, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है। स्टार अगर मान लो सेम रेजिस्टेंस है तो स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो 3 टाइम बढ़ जाता है, डेल्टा से स्टार में जाते हैं 3 टाइम घट जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद कर लेना है, ये बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद फेज करंट, लाइन करंट क्या होती है, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है जब स्टार कनेक्शन होता है और जब डेल्टा कनेक्शन होता है, और लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है जब स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है। आई थिंक ये सब चीज़ें आप लिख के रखे होंगे पहले से ही, अगर लिख के नहीं रखे हैं तो इसको लिख लीजिएगा। ये लिखना क्या एक मतलब एक दिन का काम है यार, देखो एक दिन बैठोगे 1 घंटे का ये सब काम है, आपको याद भी हो जाएगा और आपके पास एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बन जाएगा सिर्फ इसी के लिए कि जब भी आप खोजोगे ना, जिससे कोई क्वेश्चन वन नहीं याद है तो डायरेक्ट आपको यहाँ वहाँ नहीं पलटना पड़ेगा, आपको पता है कि मैंने एक साइड लिखा हुआ है इसको, बस तुरंत आप उसको पलटो और वहीं पर देख लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए
उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन से आते हैं। जो कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है वो ज़्यादातर आपका मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर से होती है। तो मैग्नेटिज्म अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो वहाँ से आपका जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि कंसेप्ट आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचता है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या होती हैं। देखिए अभी तक का जो यूपीपीसीएल रहा है पिछले 2 साल से मशीन से क्वेश्चन पूछता है, बट उतने क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार भी नहीं पूछेगा, हो सकता है कि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मोस्ट रखना है आपको रखना है ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन। दो चीज़ें आपको मोस्ट पे रखना है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब ट्रांसफार्मर में देखिए लॉसेस के बारे में आप देखिए, रेटिंग के बारे में देखिए, ये सब चीज़ें देख के रखिएगा आप। उसके बाद इसकी इफ़िशियंसी, ओल्ड एफिशिएंसी, इन सब चीज़ के बारे में। ट्रांसफार्मर देखिए ओवरऑल हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन मशीन में आपका हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्लिप स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, ये बेसिक हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर फेज वाउंड रोटर क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर डबल मतलब कि स्क्वायरल केज रोटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक इन सब का नोट्स आपने कहीं भी कोचिंग किया होगा तो बहुत ही अच्छे से बनाया होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप इसको टॉप मोस्ट पे रखिएगा। और इंडक्शन मशीन में आप स्लिप वगैरह की जो मतलब कि निकालने का फॉर्मूला है ना कि NS माइनस NR अपन NS, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करिएगा आप कि कितने पोल पे कितने स्पीड पे चलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में ये देता ही नहीं है, सिर्फ आपको रोटर की स्पीड दे देता है, तो फिर आपसे पूछता है। तो थोड़ा सा मतलब आपको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। ठीक है, बाकी अब इसके बाद अगर हम पूछें तो सबसे ज़्यादा फिर आपको डीसी मशीन में पूछा जाता है। डीसी मशीन में बेसिक आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डीसी मशीन का। ठीक है, डीसी मशीन में क्वेश्चन आपके जो मोटर से सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो उठाते हैं मोटर से उठाते हैं, जनरेटर से कम क्वेश्चन उठता है। जनरेटर से आपका यूज वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठता है, कौन सा जनरेटर कहाँ पे यूज होता है, डीसी शंट जनरेटर कहाँ पे, डीसी सीरीज जनरेटर कहाँ पे, कंपाउंड जनरेटर कहाँ पे यूज करते हैं, लॉन्ग शंट कहाँ पे करते हैं, शॉर्ट शंट कहाँ पे यूज करते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके होते हैं। तो आपसे अपना इसका यूज कहाँ कहाँ पे है ये सब ज़्यादा देख लीजिएगा। ठीक है, डीसी मोटर अच्छे से पढ़िएगा। डीसी जनरेटर आप पढ़े होंगे, ये ऐसा नहीं है, उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, दोनों का सेम ही यूज होता है। लेकिन यूज कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीसी जनरेटर का। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बचता है अब सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में आपका अल्टरनेटर से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं और सिंक्रोनस मोटर से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। अल्टरनेटर और मोटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, और वो भी आते हैं आपके आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बेसिस पे कि आर्मेचर करंट को मान लीजिए कि अंडर एक्साइटेशन में है तो क्या होगा, ओवर एक्साइटेशन में है तो क्या होगा, नॉर्मल एक्साइटेशन में है तो क्या होगा। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बहुत अच्छे से आप क्लियर करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब आते हैं तो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं कि अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ती है कि फील्ड करंट बढ़ती है, कि वोल्टेज जो होगा सप्लाई वोल्टेज मतलब कि उस वोल्टेज के बराबर होता है, जनरेटेड वोल्टेज के बराबर होता है। ये सब क्वेश्चन जो है वहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो आप अल्टरनेटर और मोटर में ज़रूर पढ़िएगा। और अल्टरनेटर मोटर में अल्टरनेटर से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आर्मेचर रिएक्शन से। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन से कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मेरी मानिएगा तो ये चीज़ें आप क्लियर करके रखिएगा। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले तो एकदम शॉर्ट नोट्स में इतना एकदम फोकस ही करके चलना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अब आता है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीपीसीएल के लिए ये फेवरेट टॉपिक रहा है पिछले कुछ सालों में। अभी फ़िलहाल 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है ये, लेकिन पिछले कुछ साल में बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीपीसीएल का। हो सकता है कि इस बार ऐसा हो जाए, आपसे यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो यहाँ से सिंगल फेज मोटर में एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन की कौन सा मोटर कहाँ पे यूज होता है, सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है, साइडेड पोल मोटर, बहुत से ऐसे मोटर्स हैं जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सब मोटर का एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबका अलग अलग एप्लीकेशन बना के लिख लीजिएगा।
बुक से चाहे जैसे किसी तरीके से आप सबका मतलब छांट के लिख लीजिएगा कि हाँ यहाँ से ये इसका एप्लीकेशन होता है, सैडेड पोल का ये एप्लीकेशन होता है, यूनिवर्सल मोटर का ये एप्लीकेशन होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये रही मशीन की बात। मशीन से इतने क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो मैंने चीज़ें बताएं। ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन और उनका एप्लीकेशन जरूर याद करके जाइएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा। डीसी मोटर में भी आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हो, आपको सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेज़रमेंट, ठीक है, मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मेज़रमेंट से जो बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं आपके, कि सबसे पहले मेज़रमेंट में पूछा जाता है कि जैसे देखिए एक्यूरेसी वगैरह क्या है, ठीक है, मापन क्या है, मापित मान क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये सब, उसकी एरर क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब एक दिन का काम है, ये सब आप पढ़े, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, एरर वगैरह पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर, इनका एप्लीकेशन और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए एमीटर जब पढ़ते हैं तो एमीटर के साथ में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछता है। तो ये नेटवर्क थ्योरी में ही आपका होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। तो वहीं से आप वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स और एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ सकते हैं। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, कौन मतलब कि करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा कि सीरीज में होगा, हाई होता है कि लो होता है, आइडियल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद करके जाना है। एमीटर में भी यही होता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होता है कि पैरेलल में, कम होता है कि ज़्यादा होता है, पैरेलल में होता है कि सीरीज में होता है, आइडियल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको याद करके जाना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करना है। अब देखिए मेज़रमेंट से फिर और कहाँ से पूछता है, मेजरमेंट से फिर पूछता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके जितने भी हैं, जैसे 4-5 हैं, जैसे मूविंग आयरन हो गया, मूविंग कॉइल हो गया, पावर फैक्टर मीटर हो गया, ठीक है, वाट मीटर हो गया, ठीक है, वाट मीटर हो गया। तो ये सब, फिर उसके बाद हॉट वायर एमीटर हो गया। जैसे इन सब में क्या है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि ये एसी पे ही होते हैं कि बोथ, यानी एसी और डीसी दोनों पर यूज होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो हर एक जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हैं आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सबको देख लीजिएगा कि कौन सा किस पर मेज़र किया जाता है, एसी पर, डीसी पर, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको पता ही होगा कि जो इंडक्शन टाइप होता है वो एसी पे करता है, और मूविंग आयरन टाइप जो होता है वो एसी और डीसी पर काम करता है। उसके बाद जितने भी होते हैं सबके सब डीसी पे काम करते हैं, ठीक है, सबके सब किस पे काम करते हैं, डीसी पे काम करते हैं। लेकिन आप एक बार नोट ना बना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ मिस हो रहा हो। तो आप हर एक चीज़ का नोट्स बनाओगे और देख के रखोगे, अलग लिख के रखोगे, तो लास्ट टाइम आपको फ़ायदा करेगा इसका, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, लीनियर, उनका स्केल कैसा है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, स्केल लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये सब चीज़ें आपको पूछा जाता है। तो स्केल भी आपको तैयार करना है सबका, कि सबका स्केल कैसा होता है, ठीक है। और उसके बीच में आपसे पूछा जाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, आई होता है कि आई स्क्वायर होता है कि वी होता है कि वी स्क्वायर होता है, इन सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये सब चीज़ भी आपको तैयार करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप इसको मिस कर दोगे, इसको मिस नहीं करना, आपको तैयार करके रखना है, ओके। इतनी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है, तैयार करके रखनी है। अब बचा क्या आपके पास, अब बचा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब आपके पास बचा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ब्रिज बच गया है। और ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज तो बैलेंस कंडीशन आपको अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद और भी ब्रिज है, ठीक है। तो जितने भी ब्रिज आपको मिलेंगे फिट, जैसे कि एसी ब्रिज में जो आपको मिलेंगे कि कौन सा ब्रिज किसके मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। जैसे शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस के मेजर के लिए है। और भी जो भी ब्रिज हैं, जितने भी ब्रिज हैं ना, देखो सबको आप एक अलग साइड बना के उनका प्रॉपर फिगर अब देखिए आज के टाइम पे क्या है कि फिगर आप ज़रूर बना के रखिएगा यार। कभी कभी क्वेश्चन ना क्या पूछ लेता है कि शेयरिंग ब्रिज है, अब बताओ कि शेयरिंग ब्रिज में कितने कैपेसिटेंस लगे रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ कैपेसिटेंस बता देना होता है, नंबर ऑफ़ इंडक्टेंस बताना पड़ता है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ फिगर आप बना के रखोगे ना तो ये सब चीज़ें भी आपको तैयार रहेंगी,
ठीक है। तो ब्रिज को आप प्लीज़ यार एक अलग से नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस मंथ में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रिज आप मत छोड़िएगा, ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ ही नहीं सकते यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो ब्रिज हो गया, तो लगभग मेजरमेंट आपने कंप्लीट कर लिया। मेजरमेंट से मतलब मोस्टली क्वेश्चन इधर से ही पूछे जाते हैं, यही सब चीज़ों से, ठीक है। और अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसड्यूसर आपसे पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी थोड़ा बहुत मतलब कि तैयार कर लीजिएगा, फिर लास्ट टाइम पे भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर का कोई नोट्स बनाने की मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत पड़ेगी, और इतना क्वेश्चन आते भी नहीं है ट्रांसड्यूसर से, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कई बार यहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन, LVDT वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से, तो ट्रांसड्यूसर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, अब पावर सिस्टम में हम क्या क्या करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। देखिए, पावर सिस्टम में सबसे पहले तो आपका जनरेशन वाला पार्ट जो है, जनरेशन पार्ट में जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो सबसे पहले तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा कि थर्मल न्यूक्लियर ये सब क्या है। तो इसके मोटी मोटी मैं बात बताऊँ तो थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो इन सब चीज़ों में सबसे पहले कि इनमें कौन सा बेस लोड के लिए यूज होता है, कौन सा पीक लोड के लिए यूज होता है, ये तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद उनके इक्विपमेंट, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में जो इक्विपमेंट है ना, उसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इक्विपमेंट के बारे में, तो इक्विपमेंट आपको तैयार करना। हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन यूज होती है। देखिए, इसमें एक टॉपिक आपका टरबाइन का भी है, टरबाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, फिर उनका हेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो एक प्रॉपर नोट जो बनाइएगा टरबाइन का अलग से बना लीजिएगा कि कौन सी टरबाइन मतलब यूज होती है और इसका हेड क्या होता है, कितने हेड के लिए हम ये वाली टरबाइन यूज करते हैं, ठीक है। और टरबाइन में कौन सा मतलब कि उनका कैसा होता है, मतलब कि फ़्लो कैसा होता है, उनकी लेंथ कैसी होती है, एक्सियल फ़्लो, एक्सियल लेंथ कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है टरबाइन में, ठीक है। और किस प्लांट में कौन सी टरबाइन हमको यूज करना पड़ता है, ओके। अब उसके बाद पावर प्लांट में मोस्टली क्वेश्चन देखो इधर से ही आते हैं, टरबाइन हो गया, और हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आप पढ़ लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट की ये जो पढ़ लो, और फिर सबसे अच्छा कौन सा है, बेस के लिए किसको यूज करते हैं, क्यों बेस के लिए यूज करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। पावर प्लांट में इतनी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके UPPCL JEE में मुझे लगता है कि इसी से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले पहला ही आपका जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आपको प्रॉपर पहले से ही नोट्स बना होगा, अगर आपने कोचिंग वगैरह कहीं भी किया होगा तो आपने पहले से इसको नोट्स बना के रखा होगा, तो आपको इसमें नीड नहीं है, जितना भी है सब पढ़ना है आपको, कुछ छोड़ना नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो कंडक्टर आएंगे कि आपके पास ACSR कंडक्टर है, मतलब कि फिर उसके बाद SCC कंडक्टर, ऐसे करके 4-5 कंडक्टर दिए रहते हैं। सब कंडक्टर के बारे में पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ACSR कंडक्टर, सबके बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ACSR के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़िएगा, और पूरा पढ़िएगा, कुछ भी मत इसमें छोड़िएगा मत, ठीक है। ACSR के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा आप। फिर उसके बाद आप आएंगे आगे, तो फिर आपको मिलेगा स्किन इफेक्ट, जो कि एक अच्छा मतलब कि टॉपिक है, स्किन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपसे पूछा जाता है, ये पढ़ लेंगे। इफेक्ट एक दिन का काम है यार, स्किन इफेक्ट का भी आप अलग बना के रखे होंगे, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का भी आप बना के रखे होंगे, तो इसको मतलब पढ़ लीजिएगा, वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ना कि आपको ऐसे ही तैयार हो गया होगा ये। उसके बाद आपके पास बचता क्या है, बचता है कोरोना, ठीक है। कोरोना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कोरोना आप बहुत, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कैसी कौन सी गैस बनती है, कैसे मतलब कि इसमें जब स्पार्किंग होती है तो कैसा रंग दिखता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कोरोना आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं भाई कोरोना से, ठीक है। कोरोना के बाद फिर आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मोस्टली क्वेश्चन जैसे फीडर हो गया, ठीक है, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमेंस, ठीक है, सर्विसमेंस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें तो आपको तैयार करनी ही करनी है।
उसके बाद जो हम पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। ट्रांसमिशन लाइन की जो मतलब क्लासिफिकेशन की गई है बेस मतलब कि लेंथ के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे, तो इन सब चीज़ों को भी पढ़ लेना है आपको। ट्रांसमिशन लाइन यानी कि कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते, कोई भी एक टॉपिक मिस नहीं कर सकते ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। और पैरामीटर भी आप, पैरामीटर तो मिस ही नहीं कर सकते। आर एल सी तीनों पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन के, इनको आप मिस नहीं करना है। हर एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर एक पैरामीटर का काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसी को भी मिस नहीं करना है आपको, ओके। तो आर एल सी आपको मिस नहीं करना। ये सब चीज़ें हो गई। अगर इतनी तैयार हैं तो आप समझ जाओ कि आप अच्छे लेवल में पहुंच रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आता है प्रोटेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल जेई में। तो प्रोटेक्शन में आपको सबसे पहले जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ लेना है, जैसे रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, जितने भी हैं हमारे पास सबके बारे में हमको पढ़ लेना है, ठीक है। फ्यूज का क्या इस्तेमाल है, रिले का क्या है, सर्किट ब्रेकर का क्या इस्तेमाल है, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि रिले में देखो कई टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा रिले हैं आपके। रिले बहुत ही तरह के होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल रिले, कौन सा रिले कहाँ पे, किस ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज करते हैं ना, ये सब आपका तैयार होगा थ्योरी से नहीं, ये आपका प्रैक्टिस से, ये आपके क्वेश्चन से तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की नीड होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्शन में तो प्रोटेक्शन के लिए आप कोई भी बुक उठाओ, 3-4 बुक तो सॉल्व कर ही दो। प्रोटेक्शन के लिए 3-4 बुक तो आपको सॉल्व करना ही करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन आपका आता है। यूटिलाइजेशन, तो यूटिलाइजेशन में क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, शुरू वाले चीज़ें बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेशन वगैरह से पूछे जाते हैं, उनकी यूनिट पूछी जाती है, कौन सा बल्ब कहाँ पे यूज होता है, कौन सा बल्ब कैसा रंग देता है, शुरू में कैसा रंग देता है, फिर बाद में कैसा देता है, कौन सा लैंप, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आसान है, आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, रट गई होंगी, लेकिन प्रैक्टिस मांगेगा ही मांगेगा आपसे, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक याद होना, एक बात है कि याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद है, मान लो देखने के बाद याद आता है, हो सकता है एग्ज़ाम में देखने के बाद ना याद आए। तो इसलिए इस तरीके से आपको मतलब कि लर्न करना है कि आपको याद रहे कि ये चीज़ यही होती है, ठीक है। इस तरीके से लर्न करना है आपको। तो यूटिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें आपको तो पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब आने लगे हैं, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR वगैरह बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि शुरू वाले ही आते हैं, बाद वाले नहीं आते उतना। SCR वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा है लेकिन आते हैं, ठीक है। तो SCR की जितने भी टॉपिक बचते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब बढ़िया से पढ़ लेना SCR। उसके बाद जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते हैं, तो P टाइप, N टाइप, इनका PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, ऑक्सीलेटर क्या है, ठीक है। ओपीएम के कुछ मतलब कि बेसिक चीज़ें कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका गेन हाई होता है, इस इनपुट गेन लो होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। ओपीएम में ये सब चीज़ें क्लियर करके जानी है। ओपीएम का एक अच्छे से अलग से नोट बनाइएगा ओपीएम के लिए, और जो जो चीज़ें जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो सब याद करके जाइएगा, ठीक है। P टाइप N टाइप तो मुझे नहीं लगता उतना कठिन है। फिर PN जंक्शन आपको आ गया। फिर डायोड आते हैं, डायोड के कौन से डायोड कहाँ पे यूज होता है, तो इम्पोर्टेंट है। डायोड वगैरह आप पढ़े होंगे, डायोड वगैरह बहुत टफ नहीं है, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत होगी डायोड वगैरह पढ़ने में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। अभी देखिए नया चीज़ क्या इंक्लूड कर दिया है, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम आप ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। बस बेसिक बेसिक चीज़ें कंट्रोल सिस्टम के लिए पढ़ लीजिएगा आप। कंट्रोल सिस्टम से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो कंट्रोल सिस्टम आपको इस तरीके से पढ़ना है। देखिए, तो ये तो रहा ओवरऑल, इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। लेकिन अब देखिए, अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, अब आपको पता है कि मुझे ये सब चीज़ें याद है, आपने नोट्स वगैरह भी बना के रखा हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, अब आगे क्या करोगे आप, आपने सब तैयार है। हो सकता है आप देखो पढ़ने का मन नहीं करे, अरे यार ये तो पता है मेरे को, ये तो पता है। देखो जब चीज़ें पता रहती है ना, तो फिर प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ, आपको उस तरीके से फॉलो करना है। देखिए,
सबसे पहले आप किसी भी प्रकाशन की टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, ठीक है। किसी भी चीज़ से आप परचेज कर लीजिए टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज को आपको करना क्या है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि टेक्निकल, और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक रहेंगे। तो नॉन टेक तो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ही है, क्योंकि नॉन टेक में आपके 20 रीजनिंग रहते हैं, 20 जीके जीएस रहते हैं, और 10 हिंदी रहता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ऐसा नहीं है कि इसको आप स्किप कर सकते हो। नॉन टेक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 150 भी मायने रखता है, और ये 50 नंबर, और 50 में अगर आप 30 गेन करते हो ना, और इधर 150 में अगर 110 100 के आसपास आता है, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस 50 में आप कोशिश कीजिएगा नॉन टेक में 30 प्लस ही रहे, 30 से कम ना हो, 30 प्लस ही रहे आपका। और 150 में आपका अगर 100 और 110 के बीच में वेरी कर रहा है, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप फिर मतलब कि कट ऑफ में नहीं आओगे, आ जाओगे आप, ठीक है। तो ये तो अभी बात हो गई इतनी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट सीरीज लेनी है किसी न किसी की, फिर उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है, प्रैक्टिस। अब देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, प्रैक्टिस सेट भी आप खरीदिए, और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी खरीदिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या है कि आप अपने आप को जज कर सकते हो कि मैंने इतने क्वेश्चन दिए, मैंने इतना पेपर दिया, क्या मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है। अब उसमें आपको तुरंत आपकी रैंक दिखा देगा आपने कितने सही किए। जैसे सपोज 200 क्वेश्चन है, 200 में आपने मान लीजिए पहले 100 क्वेश्चन ही आपके सही हुए, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है, 50% है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि मेरी एक्यूरेसी अभी सिर्फ 50% है, मैं 50% ही सही कर रहा हूँ। मतलब काट पीट के आपके सपोज आपके जो नंबर आ रहे हैं वो 50 200 में 100 नंबर आ रहे हैं काट पीट के, ठीक है। तो अब आपको 100 नंबर पे तो सिलेक्शन होगा नहीं, आपको भी पता है। तो इस 100 नंबर को हम कन्वर्ट कैसे करें 140 या फिर 150 में, 140 या 150 में कैसे कन्वर्ट करें इसको। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो 100 नंबर है, 100 में सपोज़ आपने क्या किया कि 120 नंबर, मान लीजिए कि आपने कुछ तरीके से 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपका सही कितना हुआ, 120 सही हो गया और 50 गलत हो गए। इस 50 के ऊपर आपको फोकस करना है। 120 तो आपके सही हुए ना, इस पे फोकस नहीं करना, ये तो सही हो गए हैं, इसका तो चिंता ही छोड़ दो, क्योंकि ये आ रहे थे तो आपके सही हुए हैं। आप एग्ज़ाम में भी जाओगे तो ये 120 क्वेश्चन आप अगर आ गया तो ये आप सही ही करोगे। अब तुक्का मार के किए हो तो फिर अलग बात है भाई, लेकिन अगर नॉलेज से आप कर रहे हो, अगर 120 आपने किया है, ये सही किया है, तो ये आपका फिर डैमेज नहीं होगा। ये फिर आपके पास मतलब कि ये आपने अपनी मतलब दिमाग में रख लिया है, फिर ये आपसे हटेगा नहीं है। आपको फोकस करना है इस 50 क्वेश्चन में कि मेरा 50 गलत कैसे हो गया। अब 50 गलत हो गया तो इसमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मेरे से गलत हुए, क्या उस टॉपिक के बारे में मुझे पता था, या उस टॉपिक के बारे में पता था मैं कन्फ्यूज़न में गलती कर दिया। ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न में गलती कर दिया हो, या फिर उस टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं था, मैंने पढ़ा था बट मुझे पता नहीं था, मैंने तुक्का मार दिया। तो ये चीज़ ये हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ये 50 क्वेश्चन जो हैं, ये 50 नंबर आपको फोकस करना है सिर्फ इनमें, कि आपने जो क्वेश्चन गलत किया है वहाँ के टॉपिक को पढ़िए। अगर मान लीजिए गलती से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, वो फिर आप सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कन्फ्यूजन में गलत किया तो फिर इसका मतलब वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं पता, तभी तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उस टॉपिक को फिर से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर उसके बाद और भी देखिए कि मान लीजिए कुछ न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन थे, तो न्यूमेरिकल में आप क्या गलती कर रहे हो, उसका फॉर्मूला अच्छे से तैयार कीजिए, सब कुछ आप तैयार कीजिए। फिर इस 150 क्वेश्चन में फिर मेरा मानिएगा, फिर देखिए 170 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो फिर इस बार आपका हो सकता है कि 130 प्लस सही हो जाए या 130 सही होगा। आप देख लो, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, 170 अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन अब आपका पहले 120 सही हो रहा था, अभी 130 सही हो रहा है। फिर धीरे धीरे आप बढ़ोगे। इसी तरीके से जितने भी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उसके ऊपर फोकस करो कि मेरा क्यों गलत हो रहा है। क्योंकि देखो यार, अभी टाइम है आपके पास 2-3 महीने का, तो आप इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हो। एग्ज़ाम में ये चीज़ थोड़ी ना नोटिस करोगे कि यार मेरा ये गलत हो गया, मैं पढ़ा नहीं था। भाई पहले ही सब कुछ कर लो, पहले ही सब कुछ करके पूरा प्रिपेयर होके जाओ एकदम, कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत किया है, पहले गलत कर रखा हूँ, एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है। देखो पहले गलती करोगे वो माफ़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी तो एग्ज़ाम में थोड़ी ना हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में गलती करोगे ना भाई, फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है।
तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और मैं क्लासेस के बारे में मैं अगर बता दूं तो मैं अब जल्द ही कल या परसों से क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं पावर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं। पावर सिस्टम के एमसीक्यू जो हैं कि इम्पोर्टेंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिस सेट के लिए कि मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए सॉल्व करवा सकूँ। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। पावर सिस्टम हो गया और प्रैक्टिस सेट, मैं पहले ये दो मतलब कि चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट तो आपका चलता रहेगा जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। बाकी पावर सिस्टम पहले, फिर मशीन, ये सब चीज़ें। देखो पावर सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगना है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने बहुत पढ़ा दिया है, बहुत से टॉपिक मतलब कन्वर्ट भी कर दिए हैं, कुछ थ्योरी भी दिया है, बेस मतलब एमसीक्यू भी दिया है, सब कुछ है चैनल पे, ठीक है। लेकिन पावर सिस्टम की ज़्यादा नहीं है। तो पावर सिस्टम के सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपके मतलब कि पावर सिस्टम में मतलब शुरू करूँ। बस आपको अब यही बताना है कि पावर सिस्टम में मैं आपको यूथ का स्टार्ट करूँ, यूथ का, या फिर जो भी कोई बुक हो, कोई बुक बता दीजिए कि उस बुक से सर पढ़ा दीजिए पावर सिस्टम, तो वो बुक मैं पढ़ा देता हूँ। या फिर मेरे पास एक मतलब कि है, मतलब कि सॉल्व मतलब कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्या मतलब कि जो भी क्वेश्चन है पावर सिस्टम के सब कुछ मेरे पे है, तो उससे मैं सॉल्व करवा दूँगा, तो जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे यूथ से तो मैं यूथ से सॉल्व करवा दूँगा। बाकी कोई बुक बता दीजिए तो बुक का पावर सिस्टम में, क्योंकि बुक का तो लगभग आपको हर जगह मिल ही जाएगा, तो यूथ बहुत अच्छा रहेगा। या फिर मेरे पास यूथ के जैसा ही है, बिल्कुल यूथ के जैसा ही एकदम है, वो मेरे पे पेपर पड़ा है, मैं उसको सॉल्व करवा दूँगा। काफ़ी क्वेश्चन है उसमें और सब कुछ मुझे लगता है कि यूपीपीसीएल जेईई के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद और अगर मैं बात करूँ तो तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी मैं लॉन्च करूँगा, कुछ पेड कोर्स के लिए रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो हर एक चीज़ तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते ना। बाकी प्रैक्टिस सेट मैं आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करूँगा, बाकी प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मतलब कि वैसा भी रहेगा, ठीक है, पेड वाला। और उसके बाद बात करें तो प्रैक्टिस सेट आपका ऐसा रहेगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट में जो टोटल जो पेड कोर्स है जो प्रैक्टिस सेट का, उसमें हम लगभग 2000 क्वेश्चन मतलब करेंगे, ठीक है, 2000 क्वेश्चन, और सबका कंसेप्ट अलग रहेगा और उन सब का पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, 2000 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ओके। तो इतनी चीज़ें बतानी थी आपसे और इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। सबके लिए ऑल द बेस्ट। वैकेंसीज आई है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, थैंक यू।